have today's discussion on economics. So try to understand. But यार मुझे यहाँ ऊपर कनेक्ट करना पड़ा है. That is not good. Hello students, so how are you? I hope so you all are good. I am also good. So what we are going to do? So we are going to start today's class 11th economics. So do you know what is the meaning of economics? So but that all we discuss later. First of all we have to understand sir, यहाँ हम क्यों मिल रहे हैं? सर एक्चुअली में पता है हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? हम यहाँ मिल रहे हैं सर 11th इकोनॉमिक्स के डिस्कशन के लिए. अब आप बोलोगे कि सर हम 11th इकोनॉमिक्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको सर एक बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट से रूबरू कराऊंगा एंड दैट इज रियली अमेजिंग. यू रियली लव दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सर व्हाई, मतलब अभी तक हम क्यों नहीं पसंद करते थे, अब आप ऐसा क्या करोगे, ऐसा मतलब अल्टीमेटली. तो पता है यहाँ मेरा मेन जो मकसद है ना वो ये नहीं है कि सर कि आपको एक कोर्स कंप्लीट कराना है. बुक डेफिनेटली दैट वी ऑल दैट फैकल्टीज एंड ऑल do actually correct, but what we have to do the new here, we try to understand the main essence of economics. Actually why we need to study the economics, मतलब क्यों पढ़ते हैं सब economics, ये चीज़ समझने के लिए जरूरी है कि हम इसकी होल अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर गैदर करें. करेक्ट. अब सर पढ़ने का तरीका क्या होने वाला है अपना, सर पता है अपना पढ़ने का तरीका ये होने वाला है कि आपको सिर्फ मेरे से कनेक्ट करना है, और जब आप मेरे से कनेक्ट करोगे तो थिंग्स ऑटोमेटिकली विल बिकम ईजी. सर हाउ, मैं पता है बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वे में, मतलब आपके डेली की जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, आप सर खाते हो, पीते हो, सोते हो, घूमने जाते हो, सब्जी मंडी जाते हो. अभी समझो क्या उस चीज़ का मतलब कि सर आपके बीच में वेजिटेबल मार्केट क्यों बोला, बताऊँगा बाद में. करेक्ट. तो आप इस सारी चीज़ों में एक चीज़ कमर पाते हो, पता है क्या पाते हो कि इन हर ट्रांजैक्शंस के अंदर इकोनॉमिक्स का कोई ना कोई प्रिंसिपल कहीं ना कहीं पर कनेक्ट हो रहा होता है. बट द मेन थिंग इज दैट कि सर हम तो बोरिंग समझते हैं सब्जेक्ट्स को. देखो एक चीज़ समझना, ये सब्जेक्ट बड़ा ही शानदार है, लोगों की ज़िंदगी बदल देता है. मतलब डेफिनेटली जो पता है यदि आप इसकी, चलो अपन अभी और बात करेंगे इसके बारे में. थोड़ा सा मैं पहले अपना ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ, फिर मैं आपको सब्जेक्ट से टच में लाऊंगा. इन दैट होल कोर्स एंड ड्यूरेशन व्हाट वी हैव टू डू सर, बहुत लिमिटेड सेक्शंस के थ्रू अपन मल्टीपल स्लाइड्स के थ्रू इस पूरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग गैदर करेंगे और मैं बताऊँ इकोनॉमिक्स क्या है. चलो एक बार अपन थोड़ा सा कुछ लिखते हैं सर और फिर अपन बातों को करना स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली दैट पर्टिकुलर सेशन इज डिजाइन फॉर व्हाट, फॉर सर क्लास 11th. ओके सर, क्लास 11th के लिए हम समझ गए. और व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर बेसिकली सर, यहाँ हम जो मेन चीज़ समझने वाले हैं ना सर, दैट इज व्हाट, दैट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स करेक्ट. अब देखो मैं सब्जेक्ट पे आने से पहले आपको एक बात बताऊँ, आपको क्यों पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट. देखो डेफिनेटली स्टडी में बताऊँ पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है. आई रियली नो, बड़ा मन मतलब कहते हैं दिल टूटता है कि यार पढ़ना पड़ेगा. करेक्ट. बट जब चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, मूवीज देखने जाते हैं, रियली अमेजिंग फील एंड मज़ा आ जाते हैं. प्रॉब्लम होता है कि सीन मतलब आपके दिल में रम जाता है या ना. बिल्कुल सर, करेक्ट, दैट इज करेक्ट. ओके. तो पता है यहाँ मैं भी कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ सर. कैसे, मतलब अल्टीमेटली हम करने क्या वाले हैं सर, हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही रियलिस्टिक टर्म से, मतलब जो होता है ड्रामेटिक मूवीज नहीं होती, ड्रामेटिक स्टोरीज, उनके अंदर पुट करने वाला हूँ इन कॉन्सेप्ट्स को. और फिर मैं आपको बोलूँगा कि सर बताओ ऐसा होता है या नहीं होता. आप खुद बोलोगे हाँ सर ऐसा होता है. आपकी कहते हैं ना, आपको खुद से मतलब सोते जागते हर वक्त इकोनॉमिक्स याद आएगी बड़ी इजीली. सर ऐसा क्या करते हैं, रियली लव्स इकोनॉमिक्स. सर ऐसे मतलब कैसे. चलो तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ रूबरू कराता हूँ और मैं बताता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट. देखो बिफोर गोइंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक बात बताता हूँ कि हम क्यों पढ़े सर, हमारा क्या फायदा है सब्जेक्ट पढ़ने से. देखो आप लोगों ने कॉमर्स लिया है, करेक्ट. यस सर. एंड व्हाई यू टेक पर्टिकुलर स्ट्रीम कॉमर्स, रीजन बीइंग सर बिकॉज हम कॉमर्शियल वर्ल्ड को समझना चाहते हैं, इस बिजनेस वर्ल्ड को समझना चाहते हैं. और इस बिजनेस वर्ल्ड में पता है सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो साइकोलॉजी पर वर्क करती है, ह्यूमन के बिहेवियर पर वर्क करती है, दैट इज द इकोनॉमिक्स.
each and every aspect of a commercial subject, whether it include an accountancy and a business studies or a management, financial management, costing, each and every subject involve the aspect of economic principles. Sir, how? बताओ ना, ये वो सब्जेक्ट है सर जो कमर्शियल सारी ब्रांच ऑफ नॉलेजेस को कनेक्ट करता है एक सिंगल लाइन. दैट्स व्हाई वी कॉल इज अ शास्त्र. इन अर्ली एंशिएंट आप इंडिया की हिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स एज गुड एज नोन एज अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र. करेक्ट. एंड उससे पहले भी जो हमारी जो एंशिएंट इंडियन जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज थी लाइक नालंदा, तक्षशिला, दे आल्सो डूइंग मैनी ऑफ द रिसर्चेज ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर. बट लेटर ऑन Chanakya is the first person who write that particular book on that particular subject matter and it is amazing actually. अब सर कैसे अमेजिंग है ये तो बताओ. सर ये ऐसे अमेजिंग है कि जब इस बुक का यूज चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था ना तो उसने पूरे वर्ल्ड को रूल किया था. दैट इज द पावर ऑफ दैट बुक. तो मतलब कुछ तो ऐसा हुआ इसमें. सर बहुत ही सिंपल सी बात बोलती है ये बुक, सिर्फ बहुत ही सिंपल सी, कि कैसे एक व्यक्ति, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, एक कंपनी, एक बिजनेसमैन, एनीथिंग in that particular society, if anything want to grow with his limited amount of resources, he has to use most efficient mannerly the resources for that particular purpose. और ये चीज सिखाती कौन है सर? ये सब्जेक्ट सिखाता है. सर जितने भी बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं ना बिजनेस हाउसेज में, वहां पर हर एक जो पर्सन जो टॉप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, वो इकोनॉमिकली साउंड पर्सन होते हैं. दे नो द थिंग्स, वो समझते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को इकोनॉमिक्स के को. एंड दैट्स व्हाई दे ऑल आर इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन कि वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले पाते हैं. तो सर हमें भी लेने के बिल्कुल डेफिनेटली तुम भी उसके पढ़ रहे हो कि 11th करोगे, देन 12th करोगे, देन तुम सीए भी करोगे, एंड देन तुम एमबीएस भी करोगे, तुम ग्रेजुएशन भी, तुम मल्टीपल मतलब चीज़ें करोगे. द मेन थिंग कि जब तक सब्जेक्ट की अपनी ब्रांच की नॉलेज नहीं होती आपकी कोई वैल्यू नहीं होती. और उस वैल्यू को समझने के लिए आपको ये सब्जेक्ट बहुत बड़ी नॉलेज देगा. दैट विल हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली. और आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये चीज़ बहुत मदद आएगी. सर कैसे? मैं चीज़ों को कनेक्ट करूँ प्रैक्टिकल से. और आप देखोगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है, बट द थिंग इज दैट कि हम एक रेस का पार्ट बन चुके हैं और हम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो किए जा रहे हैं. हम चीज़ों को लाइन टू लाइन टू लाइन टू लाइन से कटे जा रहे हैं एंड नथिंग एल्स. नो, थोड़ा चेंज करो पैटर्न, बड़ा मजा आएगा. पढ़ाई बहुत ही शानदार है, मजा आएगा. और अल्टीमेटली यही आपको पैसा देगी सबसे ज़्यादा, अथाह वाला जिसे बोलते हैं ना. आपको पता है सुंदर पिचाई, इतने बड़े बड़े जो सीईओज हैं, हाउ मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी दे अल्टीमेटली गेट फ्रॉम हिज जॉब्स. व्हाई? बिकॉज दे लव हिज नॉलेज, दे आर एक्सपर्टीज इन हिज नॉलेजेस. सो वही तो है कि जब आप अपने सब्जेक्ट को अंदर से समझते हो ना, उसकी रूह से समझते हो, तब वो बड़ा ईजी हो जाता है. करेक्ट. अब से इतनी बातें कर ली तो थोड़ा भी तो टच कराओ इस इतने प्यारे और ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. तो चलिए अब अपन आते हैं इकोनॉमिक्स पर और समझने की कोशिश करते हैं सर एक्चुअली में है क्या फिनोमेना है. सर क्यों लोग इसके लिए इतना पागल होते हैं और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वेयर दैट पर्टिकुलर वर्ड इज डिराइव्ड? दैट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर? डू यू नो दैट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सर फ्रॉम द वर्ड oikonomia. आई नो कुछ बच्चों ने सुना होगा कि हाँ सर इकोनॉमिक्स एक वर्ड है जो इकोनोमिया से डिराइव हुआ है एंड दैट इज अ ग्रीक वर्ड. दैट इज अ ग्रीक वर्ड. करेक्ट सर. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ oikonomia? कैन यू एक्सप्लेन? देखो ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड. व्हाट? हाउस होल्ड. एंड द नोमिया का मतलब होता है सर मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट. सर समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हो आप? थोड़ी अजीबो गरीब चीज़ें लग रही हैं. पता है आप लोगों के घर पे आपने एक चीज़ देखी होगी. सर क्या देखी होगी बताइए? आपकी मम्मी है. बिल्कुल सर डेफिनेटली सबकी होती है. करेक्ट. पता है आपकी मम्मी जो हैं वो बड़े ही अच्छे से आपके घर को मैनेज करती हैं. हाउस होल्ड मैनेजमेंट. सर कैसे मतलब? हमने कई बार देखा हुआ ना, जब आपके फादर की सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ होती थी तब आपकी मदर बड़े इजीली और कन्वीनियंटली आपके घर को मैनेज करती थी. हाँ सर हमारी ज़रूरतों का भी ध्यान रखती थी, हमारे फादर्स की ज़रूरतों का भी ध्यान रखती थी, और मतलब पूरी घर की जो चीज़ें होती थी. बट जब आपके फादर की सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ थी तब भी वो चीज़ों को बड़े ध्यान से देखती थी. हाँ सर ये बात तो है, वो भी देखती थी. दैट इज़ नॉट दैट. दैट अल्टीमेटली शोज दैट कि योर मदर नोज इकोनॉमिक्स वेरी वेल. सर कैसे?
because economics ultimate give an understanding that how you allocate your amount of money with a different amount of purposes in most meaningful manner. थोड़ा और समझते हैं, डीपर और समझते हैं। देखो एक बात बताऊं, इकोनॉमिक्स के यदि आप ओरिजिन की तरफ जाते हो ना कि इकोनॉमिक्स डिराइव कहाँ से होता है, actually economics will never be for particular for business purposes, that is derived actually from the economics। बाद में बताऊंगा कैसे। actually that particular word economics is used for the society management। अर्लियर जब चाणक्य का अर्थशास्त्र आया था ना, वो क्या यूज करते थे उस चीज में कि कैसे सर आप अपने टेरिटरी को इतने इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करते हुए कैसे एक्सपांड कर सकते हो, दैट विल अलाउ यू और दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सर अल्टीमेटली आप देखो ना किस तरीके से उस पर्टिकुलर राजा ने अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी टेरिटरीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड कर दिया था। दैट इज द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, क्योंकि वो बुक बताती है सर कि आप कैसे अपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को भी बेस्ट मीनिंगफुल मैनर में यूटिलाइज कर पाते हो। डेफिनेटली सर बताती है। कैसे बताती है सर? क्योंकि उसका जीता जागता एग्जाम्पल था वर्ल्ड के सामने, क्योंकि उस राजा ने अपनी टेरिटरीज को अनलिमिटेड लेवल तक एक्सपांड किया था। सर मैं भी बताऊंगा कैसे करते हैं, आप भी कर पाओगे। इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस क्यों ग्रो हो पा रहे हैं? इसी रूल्स की वजह से। बता तो सर, but after 18th centuries you know that many of the modern economician or a statistician or a philosophers has come, and one of the name is shayad Adam Smith, correct, the father of a modern economist. He first converted that his particular that economic theories that is laying down by the Chanakya or many other economists regarding society management, that all the principles is derived from where to the बिजनेस थ्योरीज। अल्टीमेटली यहाँ से पता उन्होंने क्या किया था, एक नई ब्रांच ऑफ नॉलेज का स्टार्ट किया था, दैट इज व्हाट, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ से सर चीजें जो प्रिंसिपल्स थे ना इकोनॉमिक्स के, दैट इज डिराइव्ड एंड अल्टीमेटली यूज फॉर द बिजनेस प्रॉब्लम्स, बिजनेस इश्यूज। फॉर व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस इश्यूज? पता है मैंने आपको भी एक कहानी बताई थी, और उस कहानी में मैंने बोला कि अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर किंग दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, ही एक्सटेंड हिज बाउंड्रीज अनलिमिटेड लेवल। व्हाई? because he used his resources most meaningful manner। सर सेम थिंग तो वहाँ भी हो रही थी। यूरोपियन कंट्रीज में कंपनी कल्चर स्टार्ट हो चुका था, और वहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की जा रही थी सर कंपनी कल्चर्स के अंदर, क्या कि वहाँ पर लोग मिलकर करें, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क करते थे। तो अल्टीमेटली चीज़ तो वही हो रही हमारी थी, कंपनीज अपनी बाउंड्रीज बढ़ा रही थी, वो रीजनल से नेशनल, नेशनल से मल्टीनेशनल एंड एक्सटेंड, अल्टीमेटली दे ट्राई टू एक्सटेंड एट whatever the limits, but how? By using these economic principles that was used in politics, in political economics, correct? So actually that subject is derived, not primarily designed for the business solutions, correct? So this is the beauty of that subject। एंड बताओ इस सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे मस्त वाली जो चीज़ है, ये सिर्फ दो ही चीज़ों के ऊपर हमेशा दिमाग लगाता है। दो चीज़ों सर कौन कौन सी? आप लोगों की वांट कैसी है, चाहते हैं जैसे अपन बोलते हैं सर, चाहते मतलब इच्छाएं आप लोगों की। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको एक बहुत शानदार चीज़ बताता हूँ, देखो, एंड यू रियली लव्ड इट। सर हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर पता है दो चीज़ें नोटिस की गई है, दो फंडामेंटल फैक्ट्स के ऊपर ही हमेशा वर्क करता है। एंड द फर्स्ट फैक्ट इज व्हाट, द अनलिमिटेड ह्यूमन वंस, अनलिमिटेड ह्यूमन वंस। And the second thing is what? A scarcity of resources। A scarcity of resources। सर ये आप थोड़ा काफ़ी टेक्निकल नहीं बता रहे हो हमको, मतलब हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी मैं बताता हूँ, देखो कितनी इजी बात बोलता है। ये सिर्फ इन दो फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करने के रिगार्ड में बात करता है। सर दो फैक्टर्स कौन कौन से? कि देखो आप लोगों की चाहते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी, मतलब सर मतलब आप देखो ना कि अल्टीमेटली यू ट्राई टू डू मच मोर, मतलब कभी चीज़ें खत्म ही नहीं होती। आज मेरे पास ट्रॉफी है, मतलब आज मेरे पास बाइक है, देन मोबाइल भी है, एंड देन फिर लैपटॉप भी चाहिए, एंड देन फिर गाड़ी भी चाहिए, एंड देन फिर बंगला भी चाहिए, एंड देन फिर फॉरेन ट्रिप भी चाहिए, एंड देन ये भी चाहिए, एंड देन वो भी चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वंस, एंड व्हाट यू हैव टू डू सर, यू हैव टू यूज योर स्केयर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है ना, कितने मोस्ट मीनिंगफुल मैनर में आप यूटिलाइज करते हो टू सॉल्व दीज ह्यूमन वंस, correct? That is the whole subject matter of economics, you know, that is the whole subject। मतलब हर एक प्रिंसिपल, हर एक कॉन्सेप्ट जो आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे ना सर, that is
entirely cover this ultimately that whole phenomena. Correct, sir? Okay, sir. Okay, sir. So, okay, sir. I think that is अंडरस्टैंडेबल. ओके, अब सर आपने बोला था कि हम ना इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वे में देखते हैं. सर कैसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वे में देखते हैं? जैसे आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत सुना हो तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ सुना है? डू यू नो लॉ ऑफ डिमांड? सर व्हाट यू ट्राइंग टू से लॉ ऑफ डिमांड? वैसे मैं आपको पूरे टॉपिक्स किस तरीके से होने वाले हैं, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, वो मैं सारी बातें बताऊंगा. अल्टीमेटली द वे हाउ वी टीच एक्चुअली, तो मैं आपको इस तरीके से स्लाइड्स पे हर एक चीज़ के परफेक्ट नोट्स बनवाऊंगा. करेक्ट, लिख करके हम सारी चीज़ें नोट करने वाले हैं. एंड देन आई विल प्रोवाइड यू सम स्लाइड्स जिस पर्टिकुलर साइड की मदद से आप पूरे एंटायर कॉन्सेप्ट को बड़ी ही ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे. बट हाँ, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको, अच्छे नंबर चाहिए और अच्छे से चीज़ों को समझना है ना, तो चीज़ें खुद से रजिस्टर में नोट करनी है. क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेंगे ही नहीं. क्योंकि मैं बोल दूंगा, आप सुन लोगे और ख़त्म हो जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही होता है, सुनते हो और निकाल देते हो. और जब आप लिखते हो ना सर, देन द होल कंसंट्रेशन इज लाइंग ऑन योर कॉपी ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो आप बड़ी चीज़ों को गहराई से समझ पाते हो. और ये सब्जेक्ट आसान नहीं है, बना दूंगा मैं आसान, बट एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे. करेक्ट, ओके सर. सो सर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आप कुछ बोल रहे थे. पता है लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही सिंपल सी बात बोलते हैं और बच्चे रटते हैं उस चीज़ को. पता है कैसे रटते हैं? जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि जैसे लाइक प्राइस इंक्रीजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज एंड प्राइस डिक्रीजेज एंड डिमांड इंक्रीजेज. करेक्ट, that kind of a concept you see in law of demand. Correct, and that particular law is tell what there is an inverse relationship. यहाँ पर inverse relationship होती है बच्चों. कैसी relationship होती है? inverse relation. ओके सर. इनवर्स रिलेशन, ठीक सर. ये जो इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, ये कैसे? सर सीधी सी बात है ना, देखो यदि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, और प्राइस सर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है. दैट इज व्हाट, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड सिंपली, एंड दैट इज फॉलो. अब पता बच्चे इसको रटते हैं कि सर ये ना. अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सर, आप बाजार से मार्केट से कभी जाते हो, सब्जी मंडी जाते हो, वेजिटेबल मार्केट जाया करो. क्यों? तो वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक्स सीखने के लिए मिलेगी आपको. पता है जैसे आप कई बार वहाँ पे जाओगे, आपको जैसे लाइक मम्मी ने बोला घर से कि बेटा एक काम करना, 1 किलो टमाटर लेकर आना, 1 kg टमाटो यू हैव टू परचेज फ्रॉम द मार्केट. आप जा रहे हो बड़े मजे से, मतलब वो थैला लटका कर. ओके सर. आप पहुँचे मंडी में, आपने रेट पूछना स्टार्ट किया. सर आपको बताए गए गेट पर 20 रुपये किलो टमाटर. मम्मी ने बोला था कि बेटा 10-15 रुपये किलो आ रहे हैं, देख लेना. सर आपको मज़ा ही नहीं आया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपकी उसकी तरफ गए ही नहीं. क्यों नहीं गया सर? क्योंकि मम्मी ने मुझे बोलकर भेजा था 10 से 15 रुपये किलो आ जाएंगे. दैट इज़ व्हाट, दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इज ऑलरेडी सेटल्ड बाय योर मदर इन योर माइंड. उन्होंने पहले ही आपके दिमाग में चीज़ सेट कर दी थी कि इट विल अराउंड अ वैल्यू ऑफ 10 to 15. देन व्हाई यू आर गिविंग टू 20 रुपीज़? डेफिनेटली नॉट. बिल्कुल सर, यहाँ पे लॉ आ गया है. That is called law of diminishing marginal utility and the one of the concept that is called consumer surplus. But sir रटना थोड़ी पड़ा ये, मतलब मेरे को सिचुएशन आई और मेरे को क्लिक हो गया क्योंकि उस चीज़ को बिल्ड किया गया है. तो यहाँ आपके साथ भी मैं यही करने वाला हूँ कि मैं आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ थ्योरीज के साथ बिल्ड देने वाला हूँ. करेक्ट, बड़ा मज़ेदार होने वाला है. बट द थिंग, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चीज़ों को ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, और पता लोगों को देखा करो, बड़ा मज़ा आता है. सर कैसी बातें कर रहे हो? मतलब इन द सेंस वैसे नहीं देखना अपन को. अपन को पता है कैसे देखना है? अपन को देखना है उनको करते हुए देखो चीज़ों को, मतलब उनको वो क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली. बिकॉज ईच एंड एवरी एक्टिविटीज और अ ट्रांजेक्शन दैट वाज डन बाय अ ह्यूमन इन्वॉल्व बिजनेस ट्रांजेक्शंस, और हर बिजनेस ट्रांजेक्शन एक एनालिसिस का पार्ट होता है. डिफरेंट सब्जेक्ट्स और ब्रांच ऑफ नॉलेजेस यूज की जाती है नॉर्मली उस एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को इवेल्युएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए. पता है आप लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए सर, थोड़ी सी अभी भी समझिए. करेक्ट. पता है अकाउंट क्या करती है? सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को उठा करके बुक्स में डालती है. उसके बाद की पूरी रामायण कौन करती है सर? पूरे इतने सारे रूल्स पढ़ते हो आप, एनालिसिस के टूल्स पढ़ते हो, दैट इज डन. सर उस ट्रांजेक्शन्स के होने के कारणों को कौन इमर्ज करता है? दैट इज इकोनॉमिक्स. वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होता सर यदि सामने वाले के अंदर वांट ही नहीं अराइज होती. तो सर यदि उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ अ मनी और इनकम or the concept of production, each and every aspect is linked with each and every transaction that you see in your life, in day-to-day life. I hope you really enjoy that
दैट पर्टिकुलर सेशन, और बाद में दोबारा मुलाकात करेंगे। सर हमने पर कुछ बताया नहीं हमें चैप्टर के बारे में, बुक के बारे में, बस टच दिया था इकोनॉमिक्स से हल्का सा। आई होप यू रियली लाइक दैट पर्टिकुलर टच, और मैं बता रहा हूँ ना मज़े आएंगे। आप कुछ सेशंस लेके देखना, कुछ बहुत शानदार वाली मस्त अमेजिंग वाली स्लाइड्स दिखेंगी आपको मिल देखने के लिए, एंड यू रियली लव इकोनॉमिक्स, आई प्रॉमिस। हेलो फ्रेंड्स, सो हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। चलिए, आई एम आल्सो गुड। तो बच्चों आज अपन क्या करने वाले हैं, अपन लोगों ने 11th इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बातें की थी, और कल जो अपन ने प्रीवियस सेशन जो अपना फर्स्ट सेशन किया था वो कुछ इंट्रोडक्टरी सेशन था, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स के रिगार्ड में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी सर, कि अल्टीमेटली दैट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, ओइकोनोमिया, करेक्ट सर, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। और बातें करेंगे इस चीज़ के बारे में। अपन ने कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी सर, कैसे ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए, करेक्ट। हम हर एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअल वे में समझेंगे। सबसे पहले अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी बुक का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज व्हाट रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डिमांड। ओके सर, आपको करना क्या है सर, आपको नोट्स बनाने हैं रजिस्टर्स में। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें लिखा के करा रहा हूँ, वैसे बाद में मैं आपको ये स्लाइड्स प्रेजेंट करूँगा इस चीज़ की, जिसके थ्रू आप और शॉर्ट में उन सारी चीज़ों को समराइज कर पाओगे, करेक्ट। अब सर थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में जब अपन बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बात ये आती है सर कि डिमांड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। हम इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे रूल्स समझेंगे, करेक्ट। चलो, सबसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अज्यूम करनी है आपको। क्या सर? आपको खुद को ये अज्यूम करते हुए चलना है सर कि यू आर वन ऑफ द कंज्यूमर। आप अपने आप को ग्राहक समझो सर। जब आप अपने आप को कंज्यूमर समझोगे ना, और तब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझोगे और पढ़ोगे, तो आपको बड़े ही लॉजिकली ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर समझ में आएगी हर एक चीज़। अच्छा बिल्कुल। चलो अपन एक बार एक काम करता हूँ, मैं आपको सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन लिखाता हूँ, और फिर अपन देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, और कैसे सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, करेक्ट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ व्हाट डिमांड। तो आप भी लिखना, मैं भी लिखता हूँ। तो लिखना, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स पब्लिक सर्विसेज। अब देखो जरूरी थोड़ी है कि डिमांड जो है वो गुड्स की है, सर्विसेज की भी तो आ सकती है, बिल्कुल। अल्टीमेटली डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज दैट buyers are willing and able to purchase। एक बार आप नोट करो, मैं आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझाऊंगा, एक मिनट को, करेक्ट। तो मैंने बोला डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस, during a given period of time, during a given period of time, during a given period of time। Okay, so ultimately demand refers to what? Quantity of goods or services। अल्टीमेटली ये गुड्स और क्वांटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दैट बायर, मैंने बोला था ना आपको कंज्यूमर मानते हुए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझना है, करेक्ट। दैट बायर्स आर विलिंग। सर विलिंग का नेस पता है क्या होता है, विलिंग का मतलब क्या होता है? विलिंग का मतलब होता है डिजायर। सर आप किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा कब करते हो सर? अल्टीमेटली व्हेन यू हैव व्हाट, डिजायर फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, करेक्ट सर? यस सर। तो दैट इज व्हाट, डिजायर। सर मुझे प्यास लग रही थी बहुत तेज, तो अल्टीमेटली मेरी डिजायर थी, मेरी विश थी, मुझे प्यास लग रही थी, करेक्ट। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए था, पानी चाहिए था, बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट, दैट इज माय डिजायर। ओके सर। एंड एबिलिटी टू परचेज। ओहो सर, ये एबिलिटी टू परचेज क्या होता है? सर एबिलिटी टू परचेज पता है क्या होता है? एबिलिटी टू परचेज होता है सर अल्टीमेटली जब आप किसी चीज़ की डिजायर रखते हो और उस चीज़ को परचेज करने की आपके अंदर एबिलिटी टू परचेज भी है। एबिलिटी टू
परचेज का मतलब होता है सर मीन्स टू परचेज भी होना चाहिए आपके पास और विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स टू परचेज भी होना चाहिए। मतलब दैट मीन्स सर willingness to use those means for willingness to use those means for that purchase। मतलब क्या हो गया, मैं आपको इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ तो बड़े अच्छे समझ में आएगा आपको। इसका मतलब क्या होता है सर, देखो 2 मिनट रुको मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, सर मीन्स टू परचेज का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग घर से जा रहे थे कहाँ, स्कूल, या स्कूल से घर लौट रहे थे, आपकी जेब में 10 का नोट था। आप जैसे ही घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में आपको एक कौन मिला, चाट की एक शॉप दिखी और आपको बड़ा मन हुआ सर पानी पूरी खाने का। यहाँ पर डिजायर तो थी आपके अंदर, बिल्कुल थी सर, बट क्या आपके अंदर यहाँ पर मीन्स टू परचेज था क्या? हाँ सर मेरी जेब में 10 रुपए थे ना, दैट इज मीन्स टू परचेज। विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स टू परचेज, क्या उस पैसे को दुकानदार को देने की नियत थी क्या आपकी, विलिंगनेस थी क्या? तो आपको याद आया सर वो पैसे तो आपकी मम्मी ने आपको दिए हैं किस चीज के लिए, कोई सामान लाने के लिए, कि आते वक्त वो लेते आना। करेक्ट, तो अल्टीमेटली यहाँ डिजायर है सर, मीन्स टू परचेज भी है सर, बट विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स फॉर दैट परचेज नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट एन डिमांड। जब ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली पूरी होती है ना बच्चों, देन वी कैन से दैट इट इज अ डिमांड। करेक्ट, तो अभी तक हमने क्या देखा, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट बायर्स आर विलिंग एट वेरियस प्राइसेस। सर यहाँ प्राइसेस लिखना जरूरी क्यों था डेफिनेशन के अंदर? मुझे एक बात बताओ, जब आपको कोई चीज सस्ती मिलती है तो आप वो चीज कम खरीदते हो या ज्यादा खरीदते हो? सर डेफिनेटली जब चीज सस्ती मिलेगी तो ज्यादा खरीदेंगे, और सर जब चीज महंगी मिलती है तो सर कम खरीदेंगे डेफिनेटली। तो पता है हर बार एक डिफरेंट क्वांटिटी एक डिफरेंट प्राइस के सामने डिमांड की जाती है, तो इसलिए डिमांड की डेफिनेशन के अंदर प्राइस को डिनोट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों। करेक्ट, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्यों बोल रहे हो सर आप? क्योंकि सर हमेशा डिमांड एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिनोट की जाती है, और इसीलिए पता है हम डिमांड को एक चीज से और डिनोट करते हैं क्या, कि डिमांड इज ऑल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सर डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, कैसे? देखो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी वैल्यूएबल जब आपको फिगर करना होता है ना, किसी भी फिगर को आपको कैलकुलेट करना होता है, तो पहले आपको देखना पड़ता है कि ये चीज, ये जो वेरिएबल है ये फ्लो है या स्टॉक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूँ सर कि इस कंपनी का प्रॉफिट बताइए, तो आप पर्टिकुलर जो कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो आप पूछते हो कि सर एक दिन का बताऊं क्या, साल भर का बताऊं क्या, महीने भर का बताऊंगा, एक पीरियड स्पेसिफाई करते हो। कभी भी आप P&L अकाउंट बनाते हो तो उसके ऊपर हेडिंग क्या होती है, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसके ऊपर हेडिंग क्या होती है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट एक पॉइंट पर क्या सिचुएशन है आपकी वो डिस्क्लोज करता है, दैट इज व्हाट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं दैट इज व्हाट अ फ्लो कॉन्सेप्ट। पीरियड 2 कट ऑफ डेट फिक्स करनी पड़ती है सर, और उस पीरियड के नेट रिजल्ट्स आपको बताता है व्हाट प्रॉफिट। तो इसी तरीके से जब आप किसी आदमी से डिमांड पूछते हो ना, तो वो आपको हमेशा ये रिप्रेजेंट करके देगा सर कि अल्टीमेटली पर्टिकुलर डिमांड जो है वो किस पीरियड की आप उससे पूछ रहे हो। करेक्ट करेक्ट, तो आई होप यू गेट ईच एंड एवरी वर्ड इन दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। कल मैं आपको ये सारी चीजें स्लाइड में रिप्रेजेंट करके दूंगा, तो डोंट वरी। करेक्ट, एक बार जब ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं चीजों के बारे में। ओके, तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तक आई होप सो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ओके सर, चलिए अपन थोड़ी सी और बातें करते हैं बच्चों। कई बार पता है आपको एक वर्ड सुनने के लिए मिलेगा। सर कौन सा वर्ड सुनने के लिए मिलेगा बताइए? वर्ड मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुको। कौन सा वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा? तो दैट वर्ड इज व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड, और एक होता है सिर्फ डिमांड। करेक्ट, तो सर ये जो वर्ड आता है क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब क्या होता है क्वांटिटी डिमांडेड का?
और हाउ दैट वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड डिमांड। तो देखो, जब कभी भी एक प्राइस के स्पेसिफिक कोई क्वांटिटी डिनोट की जाती है ना बच्चों, तो हम उस चीज को बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि हर एक प्राइस के सामने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांड की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई चीज बहुत कम रेट पे मिल रही है, डेफिनेटली यू विल डिमांड मोर क्वांटिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। और कोई चीज महंगी मिलती है तो फिर अकॉर्डिंगली कम डिमांड करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। तो इसलिए कभी भी वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड है, दैट शोज यू दैट कि हमेशा हर एक डिफरेंट प्राइस, पॉसिबल प्राइस के सामने एक डिफरेंट क्वांटिटी आपके सामने रिप्रेजेंट की जाएगी। बिल्कुल सर, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वांटिटी डिमांडेड। कल अपन इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह सारी चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा। अभी अपन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ओके सर, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्ड में, इस पर्टिकुलर डिमांड कॉन्सेप्ट के रिगार्ड में नेक्स्ट थिंग आती है डिमांड शेड्यूल के बारे में कुछ बातें। सर ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जरा इसको समझते हैं एक बार। एक तो क्या क्वांटिटी डिमांड, इसके बारे में भी कल मैं आपको स्लाइड बता दूंगा, और एक आपका हो गया क्या डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल ये क्या बोलता है सर? डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल बोलता है सर कि जब आप डिमांड को एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हो ना, अलग अलग प्राइसेस के सामने, अलग अलग क्वांटिटी के लिए, देन इट इज अल्टीमेटली नोन एज व्हाट, अ डिमांड शेड्यूल। मैं एक बार बताता हूँ आपको बना करके कि कैसे ये डिमांड शेड्यूल बनता है। जैसे लेट सपोज मान लो सर आपको प्राइस दे रखी है अलग अलग, और उस प्राइस के करस्पॉन्डेंट डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज दे रखी है सर। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, लाइक दैट। अब देखो उस प्राइस के सामने जो कंज्यूमर ए है ना, एक कंज्यूमर का डिमांड शेड्यूल है, ये मार्केट का नहीं है, ध्यान। ओके सर, तो मान लो फॉर एग्जांपल के 5 रुपये के सामने ये 100 क्वांटिटी डिमांड करता है सर। 10 रुपये के सामने ये 80 क्वांटिटीज डिमांड करता है। मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे ये क्वांटिटीज को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। बिल्कुल सर, 15 रुपये के सामने ये 60 यूनिट्स डिमांड करता है, एंड देन 20 रुपीज के सामने ये 40 यूनिट डिमांड करता है। करेक्ट। तो हियर व्हाट वी शो, हियर वी सी दैट देयर इज अ रिलेशनशिप इन डिमांड एंड प्राइस इज व्हाट, इनवर्स रिलेशनशिप। करेक्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप सर बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। करेक्ट। और जब ये इनवर्स रिलेशनशिप आपको ये पर्टिकुलर जो टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखा रही है ना, यही पता है क्या होता है, यही आपका डिमांड शेड्यूल होता है। अब जब हम डिमांड शेड्यूल के बारे में बात करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। वो एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ओके सर। और एक होता है सर आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये जो मैंने आपको नीचे बना के बताया था ना, दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये वाला आपका कौन सा शेड्यूल है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके सर। सर यदि मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना हो तो वो कैसे बनता है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं सर मार्केट जो डिमांड शेड्यूल है वो कैसे बनता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल भी देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, देखो जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर मैंने एक प्राइस और क्वांटिटी के सामने चीज़ें रिप्रेजेंट की थी, यहाँ मैं किस तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट करूँगा जरा एक बार देखना। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस दे दी, लाइक 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड देन 20 रुपीज़। ओके सर। अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट में एक है कंज्यूमर ए, एक है कंज्यूमर बी, एक है कंज्यूमर सी। ठीक है, ओके। अब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के सामने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड की जाएगी हर एक कंज्यूमर के द्वारा अपनी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मिस्टर जो ए है वो कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे इस प्राइस पर, देखना 5 रुपये पे कंज्यूमर ए डिमांड करते हैं 50 यूनिट्स, 10 रुपीज़ पर ये डिमांड करेंगे 40 यूनिट्स, एंड 15 रुपीज़ पर ये क्वांटिटी डिमांड करेंगे कितने रुपीज़, 30 यूनिट्स,
and 20 rupees for 20 units. That is what ultimately that particular table shows you the inverse relationship between the price and quantity. Okay sir. Now we see the consumption pattern of Mr. B. Then you see that what at rupees 5 you find that the Mr. B demand 60 units, and at amount of rupees 10 consumer B demand the 50 quantities, and then 40 quantities, and then 30 quantities. Correct sir? Okay sir. Now let's see the another consumer's behavior regarding the prices. When the price of the commodity is rupees 5, you find that the Mr. C demand around 40 units, and then 30 units, and then 20 units, and then 10 units. Now what you will see, यहाँ पर सर मैंने मार्केट में जितने भी अवेलेबल कंज्यूमर्स थे उनकी रेस्पेक्टिव प्राइसेस पर क्या क्या डिमांड आ रही थी, उस पैटर्न को मैंने एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया. करेक्ट सर. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर अ मार्केट डिमांड शेड्यूल. करेक्ट सर. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अपन को मार्केट की डिमांड लिखनी है. और पता है दैट इज वेरी सिंपल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ लैटरल समेशन और अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड. सर मतलब लेट्स सी, देखो जैसे यहाँ पर यदि मैं बोलूँ सर कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी, इन तीनों को हॉरिजॉन्टली मैंने ऐड किया है, सम किया है. करेक्ट. This is what? This is your horizontal summation of the quantity demanded. So let's add these figures. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 140. Correct? Yes sir. Like 50, 60 and then 40. Correct? Yes sir. तो ये हो जाएगा आपको 140. And फिर इसी तरीके से अपन दोबारा से सर horizontal summation करेंगे. यहाँ 40, 50, 30. ये कितना हो जाएगा? 90 और 30 कितना होगा बच्चों? 90 और 30 हो जाएगा सर ये आपका 120. ओके सर. अगेन 30 और 40 और 20 ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 90, एंड देन 20, 30 एंड 10 ये हो जाएगा आपका 60. करेक्ट. अब बच्चा बताओ, आप लोग जब इस कर्व को देखोगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्टेंट कॉलम्स है ना वो ये दो ही रहेंगे आपके. कौन कौन से? एक तो प्राइस और एक ये मार्केट की होल क्वांटिटी डिमांड आ रही है. और अब आप यदि इन दोनों कॉलम्स को ही सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, किन दो कॉलम्स को सर? इस वाले कॉलम को सर आप ऑब्जर्व करते हो. अल्टीमेटली इस वाले कॉलम को ऑब्जर्व करना है आपको, और सर आपको इस वाले कॉलम को ऑब्जर्व करना है. करेक्ट. सिर्फ इन दो कॉलम्स को यदि आप ऑब्जर्व करते हो देन व्हाट यू विल फाइंड हियर कि एज द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीजेस हियर. करेक्ट. दैट मीन्स सर चाहे आप ये वाला कर्व बना लो इंडिविजुअल डिमांड का, मतलब शेड्यूल बना लो, चाहे आप मार्केट डिमांड का शेड्यूल बना लो टेबल में रिप्रेजेंट करके, दोनों ही सिचुएशंस में आप जो एक चीज़ नोटिस करोगे वो क्या है सर, कि जब जब प्राइस इंक्रीज होगी सर तब तब क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और जब जब डिक्रीज होगी वो तब तब वो इंक्रीज होगी. एंड अल्टीमेटली इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ inverse relationship, and that's why the demand curve also shows you a negative downward sloping curve. करेक्ट. लेटर ऑन अभी अपन देखेंगे स्टेजेस में जाके आगे चैप्टर में कि कैसे ये कर्व ड्रॉ होता है. करेक्ट बच्चों. चलिए, तो आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और बाकी की बातें अपन मैं आपको इस चीज़ के बाकायदा प्रॉपर अपन इसके नोट्स बनाएंगे. करेक्ट. मैं आपको एक पीपीटीज में प्रेजेंट करके इसकी शीट्स दूंगा जहाँ बहुत ही चीज़ें समराइज्ड वे में रिप्रेजेंट की जाएंगी आपके सामने, और सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होते जाएंगे. करेक्ट. चलिए, तो आज के लिए अपन यहीं पर रुकते हैं, बाकी की बातें अपन और करेंगे आगे. दिस इज द रिलेटेड व्हाट? थ्योरी ऑफ डिमांड. करेक्ट. अभी अपन आगे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू द डिमांड कर्व एंड इट्स स्लो. देन वी हैव टू डिस्कस द डिमांड फंक्शन, एंड देन अपन देखेंगे कैसे डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं, लाइक अ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी इन विच वी इंक्लूड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द सब्स्टिट्यूट गुड्स. करेक्ट. consumer के income, taste and preferences, so many factors ultimately is available here that affect the ultimately what? Our demand. And at the end we have to discuss the what? Law of demand that ultimately shows you the same relationship that we have already discussed. जो भी अपन यहाँ relationship देखे ना, ये प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड कम होती है, इंक्रीज डिक्रीज होने पे इंक्रीज होती है, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप अपन लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी पढ़ेंगे. करेक्ट. And then we have to discuss the next topic which is related to the what? Changes in demand, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे डिमांड जो है वो along the curve चेंज होती है, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व.
दोनों सिचुएशंस को अपन अंडरस्टैंड करेंगे सर, एंड देन क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम सर एक इनकम और डिमांड के बीचेस पे भी डिमांड के बारे में बातें करेंगे. तो दैट ऑल दीज टॉपिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस, correct. So later on the classes, in next classes you will find the other topics also, correct. So this is your first lecture related to the chapter theory of demand, and आपको सारी चीज़ें जो मैं स्लाइड्स में लिखवाऊंगा वो आपको अपने रजिस्टर्स में नोट करनी है, और लेटर ऑन स्टेजेस मैं आपको इस पूरे चैप्टर को समराइज करके एक शीट पर दूंगा, जैसे आप बाद में यदि एग्जाम टाइम पर आप उसे रिवाइज करते हो तो दैट विल आल्सो विल हेल्प यू, करेक्ट, टू रिकॉल ऑल दीज स्टफ एज क्विकली एज पॉसिबल. और उसके साथ में एक वीडियो भी डालूंगा, तो जिससे वो आप चीज़ें बहुत ईजिली रिवाइज कर पाओगे, करेक्ट. चलिए, तो यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, और आई होप यू लाइक दैट पर्टिकुलर सेशन, एंड इफ यू लाइक देन जस्ट कमेंट एंड लाइक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी आई विल आल्सो रिप्लाई यू.